नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत शोध प्रारूप और शोध प्रस्ताव के बारे में जानेंगे। शोध प्रस्ताव, जो अंग्रेजी में इसको रिसर्च प्रोपोजल कहते हैं, और शोध प्रारूप इसको अंग्रेजी में सिनॉप्सिस कहते हैं। सिनॉप्सिस चूंकि प्रचलन में है और भी नाम है, इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। तो इस पर विचार करने के पहले हम लोग ये जान लें कि प्रस्ताव और प्रारूप दोनों में अंतर है। विश्वविद्यालयों में सामान्यतः यह कहा जाता है कि सिनॉप्सिस सबमिट कीजिए। तो सिनॉप्सिस अपने आप में पूर्ण नहीं है। विश्वविद्यालयी संदर्भ में मैं कह रहा हूं, वरन सिनॉप्सिस प्रस्ताव का यानी कि रिसर्च प्रोपोजल का एक तरह से पार्ट है, मगर वह वैसा पार्ट है जिसमें जो प्रस्ताव या प्रोपोजल है उसका एक तरह से वह जिस्ट है। ठीक वैसे ही उसको एक उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी में चावल होता है, दाल, नमक, मसाला, हरी सब्जी डालना चाहें तो बहुत कुछ जो है डाल देते हैं, पानी, उसके बाद उसको पकाते हैं तो खिचड़ी बन जाती है। और उस खिचड़ी में सब है, और उसी खिचड़ी का एक पार्ट अगर निकाल करके कटोरी में रखें तो वो भी क्या कहलाएगा? वो खिचड़ी ही कहलाएगा। और उस खिचड़ी में जो मूल कड़ाह में या भगोना में या डब्बुआ में जो है बना हुआ है वो भी जो है सब जो है खिचड़ी है, मगर उस सारी खिचड़ी का अंश सिनॉप्सिस में है। वहीं स्थिति शोध प्रस्ताव और शोध प्रारूप में भी है। तो प्रस्ताव, कोई भी हम काम करते हैं तो उसके पीछे कोई न कोई हमारा स्वार्थ होता है, कोई उद्देश्य होता है, कोई लक्ष्य होता है। तो और वह जो है लक्ष्य चूंकि दो प्रकार का है। एक तो जो है स्वांतः सुख के लिए करते हैं, यानी कि खुद को मैं कुछ कर रहा हूं या कुछ किया हूं और करके एक चीज जो है मैं प्राप्त करूंगा, इसके लिए करते हैं। या कुछ शोध जो कराया जाता है या काम कराया जाता है वह या किसी संस्था के द्वारा, औद्योगिक संस्थानों के द्वारा, परिवारों के द्वारा कराया जाता है। तो जहाँ तक विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए जो शोध करते हैं तो उस शोध के लिए पहले क्या करना पड़ता है? प्रस्ताव देना पड़ता है, प्रस्ताव जमा करना पड़ता है। और उस प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद पीजीआरसी विचार करती है। पहले विभागीय परिषद, उसके बाद यूनिवर्सिटी में वह प्रस्ताव जाता है तो वो उस पर जो विशेषज्ञ हैं या जो कमिटी है उस पर विचार करती है और स्वीकृति देती है, तब हम लोग शोध कार्य शुरू करते हैं। और कुछ कुछ जो है संस्थाएं हैं, जैसे कि यूजीसी हुआ, आईसीएसआर हुआ, आईसीएसएसआर हुआ, भारत का युवा कल्याण और संस्कृति मंत्रालय हुआ, अकादमियां हुई, वो अपनी तरफ से अनुदान दे करके रिसर्च करवाती हैं। तो उनके लिए भी जो है प्रस्ताव देना पड़ता है, रिसर्च प्रपोजल। और कुछ कंपनियां हैं या स्वयंसेवी संगठन हैं जो सर्वे कराते हैं अपने प्रोडक्ट के या अपने सिद्धांत के, विचार के प्रचार प्रसार और उपयोगी बनाने के लिए या बिक्री के लिए। तो वहां पर वे अनुदान भी देते हैं। तो कंपनियों के द्वारा जो रिसर्च करवाया जाता है तो उसमें वे सीधे एक टारगेट दे देते हैं, कुछ जो है टॉपिक्स दे देते हैं कि इन इन बिंदुओं पर आप रिसर्च कीजिए। तो स्पष्ट हो गया कि रिसर्च का ही जो है पार्ट है प्रोपोजल भी और प्रारूप भी, और दोनों के बीच
वही अंतर है जैसे कि एक हट्ठे कट्ठे व्यक्ति में और शिशु में शारीरिक बनावट को अगर किनारे रख दें तो जो है ऑर्गन्स को लेकर के दोनों में समानता है यहाँ तक। तो उसके जब प्रस्ताव जब देते हैं तो प्रस्ताव में कुल मिला करके 7-8 बिंदुओं पर विचार करना होता है, उस पर विचार देना होता है। उसमें सबसे पहले तो आप जो है रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च क्या है इसके बारे में तो मैं पूरा एक जो है 3-4 वीडियो बना करके दे चुका हूँ। परिभाषा, रिसर्च के तत्व, हाइपोथेसिस वगैरह पर मैं वीडियो दे चुका हूँ, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो रिसर्च में क्या करते हैं, कोई खोज करते हैं या संशोधित करते हैं। तो खोजना या संशोधित करना, तो खोजेंगे या संशोधित करेंगे, शोधन करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले हमको एक उसके बारे में आइडिया जनरेट करना पड़ता है, थिंकिंग करनी पड़ती है, और कल्पना से ही हम लोग आरंभ से अंत तक की मानसिक यात्रा तय कर लेते हैं। तो यहीं से रिसर्च आरंभ होता है। तो उसके पहले पहला जो है बिंदु हो जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का हिंदी अब हो जाता है, उसमें अलग अलग लिखते हैं, कोई प्राकथन लिखते हैं, कोई भूमिका देते हैं, पूर्ववाक देते हैं। तो इस तरीके से हिंदी में इसके अलग अलग अनुवाद मिलते हैं। तो इस भूमिका को हम 3 वर्ग में बांट सकते हैं, 3 भाग में। पहला में जो है क में जो है प्रवृत्ति और प्रेरणा। प्रवृत्ति यानी कि आपकी क्या प्रवृत्ति है, और प्रेरणा यानी कि कहां से आप प्रेरित हुए, इस पर जो है विचार किया जाता है चंद वाक्यों में। तो प्रवृत्ति, तो चूंकि अब रिसर्च करने के लिए हम चले हैं तो क्या कहेंगे कि जो है हम जो है आलसी हैं, हम जो है जिज्ञासु हैं, जिज्ञासा है कि जो है मैं कुछ नया खोज करूं, या अमुक विषय के संबंध में समाज में मिथ्या धारणाएं हैं या उसके प्रति लोगों में शंका है या संदेह है, तो उन संदेहों का निवारण करने की जो है मेरी इच्छा है। तो ये प्रवृत्ति हो गया। और उसके बाद जो है प्रेरणा, तो प्रेरणा कहाँ से जो है मिली, तो प्रेरणा चूंकि विद्यार्थी हैं, ये खास करके अभी जो है विद्यार्थियों के लिए ही चल रहा है, जो शुद्ध करने वाले हैं, तो प्रेरणा कहाँ से जगी, तो प्रेरणा तो चूंकि प्राथमिक से ले करके जो है एमए कर गए, एमए तक करने तक जो है कोई न कोई विषय जो है आपका, या कोई न कोई चैप्टर, या कोई व्यक्तित्व, या कोई घटना ने आपको जो है जरूर ही प्रभावित किया होगा। तो वहीं से जो है आप प्रेरित हुए, या आपके जो है टीचर हैं या जो है प्रोफेसर हैं, उन्होंने जो है कुछ वैसे भी जो है पाठ पढ़ाए होंगे जो कि उस समय आप तो पढ़ लिए, सुन लिए, और उसके बाद आप में बहुत सारे जो है प्रश्न जो है पैदा हुए, अनेक समस्याएं जो है उठ खड़ी हुई। हो सकता है कि उन समस्याओं को आपने अपने गुरुजी के समक्ष रखा भी होगा, मगर गुरुजी भी आपको संतुष्ट नहीं कर पाए, तो बस वहीं से जो है मुझे प्रेरणा जगी। विशेष पत्र भी होता है, उस विशेष पत्र में जो है प्रेरणा जग को पढ़ने में, चूंकि कोई भी जो है रिसर्च या कोई भी जो है कार्य पूरी तरह जो है पूर्ण नहीं होता है, उसमें कोई ना कोई अपूर्णता रहती है। तो उन्हीं अपूर्णताओं के बिंदुओं ने आपको इस क्षेत्र में जो है प्रेरित किया, और पढ़े, गुरुजी के शैली से और प्रभावित हुए, बस जो है प्रेरित हो गए, प्रेरणा जग गई और आपने रिसर्च के लिए ठान लिया। उसके बाद जो है ख में जो है स्वरूप निर्धारण। स्वरूप निर्धारण का मतलब क्या हुआ कि जो आप रिसर्च जो है करने वाले हैं, स्वरूप यानी कि उसका रूप कैसा होगा, यानी कि रिसर्च करेंगे और आगे भी जो है विचार जब आएगा हाइपोथेसिस, तो उसमें भी हम लोग विचार करेंगे, तो उसका स्वरूप कैसा होगा। तो कहानी, कविता, नाटक या कोई जो है घटना का आप सिलसिलेवार ढंग से जो है वर्णन कर सकते हैं,
या उसको अध्याय में जो है बांट सकते हैं। तो सिलसिलेवार ढंग से बिना रुके, बिना पैरा चेंज कर भी लेते हैं, मगर उसमें जो है अनेक जो है चरण आते हैं, प्रस्थान आते हैं और विचार को जो है दूसरी तरफ मोड़ना पड़ता है। तो उस स्थिति में अगर जो है सिलसिलेवार ढंग से लिखते चले गए तो वह तो जगत पुराण हो जाएगा। तो जहां चरण परिवर्तन होता है या जहां दूसरी घटना को उसके साथ जो है जोड़ना होता है, तालमेल बिठाना होता है, तो उस स्थिति में उसका अध्यायीकरण कर लेते हैं। तो आपका जो रिसर्च होगा वह कितने अध्यायों में विभक्त होगा और उन अध्यायों में आप क्या क्या जो है करने वाले हैं और वह कितने दिनों में आप उसे जो है संपन्न करने का इरादा रखते हैं और करने के लिए आप रिसर्च करने के लिए आप किन किन से सहयोग प्राप्त करने वाले हैं, इसका जो है संक्षिप्त जो है ब्यौरा इसमें देते हैं। उसके बाद ग है खंड ग, तो इसमें जो है अद्यावधि संपन्न कार्य अपर्याप्त, पांचवा हो जाएगा अपर्याप्तता एवं सीमाएं। तो अद्यावधि संपन्न कार्य यानी कि इसके लिए क्या करते हैं कि लिटरेचर, उस विषय से संबंधित जो लिटरेचर है या जो अनुसंधान हुआ है या उस पर किसी ने कोई जो है टीका टिप्पणी की है, तो उसका जो है हम अध्ययन करते हैं। इस अध्ययन से क्या फायदा होता है कि कहां कमी रह गई है उसकी जानकारी मिल जाती है और फिर उसी कमी से आपको एक विषय भी मिल जाता है। और चूंकि आप रिसर्च कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपको ये जानना होगा कि जो है मेरा रिसर्च मौलिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मौलिक, मान लीजिए कि कोई विषय आप जो है चुन लिए, साहित्य से जो है मान लीजिए विषय चुन लिए कि हम जो है हिंदी उपन्यासों में सामाजिक चेतना या हिंदी उपन्यासों में नारीवादी चेतना या किन्नर विमर्श जैसे टॉपिक सोच लिए कि हम इस पर, मुझे इस पर करना है। अब उस स्थिति में आपने तो टॉपिक जो है चुन लिया, मगर देख रहे हैं कि उस पर जो है बहुत सारे जो है रिसर्च जो है हो चुके हैं, तो अब क्या कीजिएगा, उसी का पृष्ठपेषण कीजिएगा, रिपीट ही जो है करना होगा, तो वो मौलिक नहीं रह पाएगा। तो और हर रिसर्च में कुछ ना कुछ जो है छूटा रह जाता है। वहीं उस मान लीजिए किन्नरे विमर्श से या नारीवादी विमर्श से या गुप्त काल इतिहास वाले जो है गुप्त काल स्वर्ण युग है या भारत में जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की शक्तियों का जो है तुलनात्मक अध्ययन जैसे विषय जो है ले रहे हैं, तो उसमें बहुत कुछ जो है विषय छूटा हुआ हो सकता है, वो आपके लिए विषय मौलिक विषय हो सकता है और पृष्ठपेषण से भी आप बच सकेंगे और साथ ही साथ कुछ आप नया दे सकते हैं। और चौथा फायदा ये होगा कि जब रिसर्च आप करने लगेंगे तो वहां से आपको सामग्री भी प्राप्त होगी जो कि आपके रिसर्च को पूरा करने में सहयोग प्रदान करेगी। और अपर्याप्तता एवं सीमाएं, तो अपर्याप्तता एवं सीमाएं यानी कि जो है कहां जो है कमी रह गई है या उस रिसर्च की जो है क्या सीमा थी, ये आपको जो है जानकारी मिलेगी। लिटरेचर का जो है रिव्यू आप करेंगे तो बताया कि जो है कोई थीसिस या कोई भी रिसर्च पूरी तरह जो है पूर्ण नहीं होता है, उसमें कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। तो कोई ना कोई कमी आप उसमें से निकाल करके, अब कमी कैसे निकालते हैं इस पर आगे, और चूंकि लंबा वीडियो होगा तो आगे भी जो है इस पर जो है हम लोग विचार करेंगे। और उसकी सीमाएं, तो आपके रिसर्च की जो है सीमा क्या होगी, इतने तक ही जो है बांध करके रखेंगे। अब जैसे कि उदाहरण दिया मैं कि हिंदी साहित्य के हिंदी के उपन्यासों में सामाजिक चित्रण, तो हिंदी के उपन्यास यात्रा जो है लगभग जो है 150 वर्ष हो गई। अब उस 150 वर्ष में न जाने कितने उपन्यास जो है लिखे जा चुके हैं, तो अब सबका तो जो है अध्ययन संभव नहीं है। तब फिर इसको जो है खंड में जो है बांटेंगे कि इस काल का या इस प्रकार के उपन्यास, सामाजिक उपन्यास, राजनीतिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, सांस्कृतिक उपन्यास, समस्यामूलक उपन्यास, तो इस तरीके से उसको हम जो है उसमें से निकाल करके उसकी जो है सीमा का निर्धारण कर देंगे। तब जा करके आप समय पर और बिना किसी परेशानी के रिसर्च कर सकेंगे। तो ये भूमिका या प्राकथन या पूर्ववाक या इंट्रोडक्शन में इन 5 बिंदुओं पर, जो कि 3 भाग में है, 3 खंड में है, क ख ग, इस पर विचार करना होता है। उसके बाद दूसरा विषय आ जाता है परिकल्पना।
परिकल्पना के बारे में मैं बताया हूँ, पुराने वीडियो देख लीजिएगा, विस्तार से मैं बताया हूँ। तो परिकल्पना, इसको जो है प्रकल्पना, उपकल्पना, उपकल्पना, बहुत सारे जो है नाम दिए गए हैं, और अंग्रेजी में इसको हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस यानी कि पहले से ही जो है हमने थीसिस जब लिखने लगते हैं या शोध की जब योजना बनाते हैं तो परिकल्पना करते हैं या हाइपोथेसिस तैयार करते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब तो होता है जो है प्रबंध, और हाइपो यानी कि छोटा प्रबंध, यानी कि एक तरह से जो है लघु प्रबंध कहाँ बना लेते हैं, मानस में ही, मानसिक क्रिया विधि जो है अपनाते हैं और पूरी योजना बना लेते हैं कि हमको ये करना है, ऐसे करना है, यह करना है, तो यह हो जाता है हाइपोथेसिस। इसमें के अंतर्गत क्या करते हैं, सबसे पहले हम विषय का चयन करते हैं, और विषय का चयन कहां से करेंगे, तो स्वाभाविक है कि जो आपका कार्य क्षेत्र होगा, कर्म क्षेत्र होगा। तो अगर पीएचडी की उपाधि के लिए कर रहे हैं तो उस स्थिति में आप अपने विषय से संबंधित, हिंदी वाले हिंदी से, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी से, इतिहास वाले इतिहास से, यानी कि अलग अलग जो है फैकल्टी से, ह्यूमन साइंस या समाज अध्ययन से, मानविकी से, वैज्ञानिक एवं तकनीकी जैसे जो है कला समकाय से आप जो है विषय का चयन करते हैं। वह विषय कैसा होना चाहिए, आपकी समझ में आने लायक होना चाहिए। समझ में आने लायक का मतलब हुआ कि वह रुचिकर होना चाहिए, अन्यथा जो है किसी के बहकावे में या किसी के कहे में अगर आप विषय का चयन कर लेते हैं, बाद में जय जय श्री राम हो सकता है। उसके बाद तो विषय का चयन कर लिए, अब उसके बाद उस विषय में आपको खोजना क्या है, किस चीज का जो है गवेषक का मतलब जो है खोजना क्या है या अनुसंधान किस का जो है करना है, तो उस समस्या का जो है चयन करना होगा कि समस्या क्या है। तो अध्ययन से जो है ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि विषय महत्वपूर्ण है और उस महत्वपूर्ण विषय में चूंकि लिटरेचर का जो है रिव्यू करना है, तो रिव्यू जब आप करेंगे तो धीरे धीरे स्पष्ट होते जाएगा कि इन बिंदुओं पर जो है अभी तक कुछ नहीं हुआ है, उस पर हमें खोज करना है, रिसर्च करना है। अब विषय का चयन कैसे करें, क्यों करें और कैसा हो, तो विषय का चयन तो अभी बताया कि जो है लिटरेचर को आप रिव्यू करेंगे या अपने गुरुजी से जो है विचार विमर्श करेंगे या अपने विषय के जानकारों से परामर्श करके आप विषय चयन करेंगे। और वह जो है कैसा होगा, कैसा हो तो आपके लिए रुचिकर हो, इस पर जो है ध्यान देना होता है हाइपोथेसिस में। और उसमें कितने अध्याय होंगे यह भी विवरण देना होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो है दे चुके हैं कि स्वरूप निर्धारण में, तो वह चीज यहाँ भी आ जाएगा कि इतने अध्याय होंगे इसमें और कितने दिन या वर्ष में इसको जो है पूरा करेंगे। जो दिन दिया हूँ, वर्ष भी यहाँ दे दीजिए। दिन, चूंकि औद्योगिक संस्थानों में दिनों में ही काम निपटाना होता है, आर्थिक जहाँ आर्थिक गतिविधियाँ होती है या सामाजिक गतिविधियाँ हो रही है वहाँ पर दिन महीने में निपटाने होते हैं। अब उसके बाद तो कितने वर्ष लगेंगे, तो पीएचडी के लिए सामान्यतः न्यूनतम जो है 2 वर्ष निर्धारित है। अब जो है यूजीसी या सीएसआईआर या आईसीएसएसआर का जो है रिसर्च करेंगे तो उसमें जो है 18 महीने ही, यानी कि 1.5 वर्ष ही जो है, 1.5 वर्ष के अंदर ही जो है जमा करना होता है। जबकि यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी की जो है उपाधि जब लेते हैं या रिसर्च जब करते हैं तो पीएचडी की उपाधि के लिए तो उसमें न्यूनतम 2 वर्ष आपको जो है समय देना होता है। और उसके बाद और मूल रूप से जो है 5 साल के लिए पंजीयन होता है। तो 5 साल अगर जो है 5 साल में पूरा नहीं हुआ तो उसके बाद एक्सटेंशन मिलता है, अन्यथा आपका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है, फिर से री रजिस्ट्रेशन और सिनॉप्सिस का रीसबमिशन जो है करना पड़ता है। और उसके लिए पद्धति और विधि क्या होगी, तो पद्धति यानी कि मेथड और मेथडोलॉजी से संबंधित भी जो है वीडियो डाले हुए हूं, तो उसमें आप जो है कौन सा जो है मेथड अपनाएंगे, तो मेथड में क्या होगा इस पर आगे हम लोग जो है विचार कर लेंगे कि जो है मेथड क्या है, क्या हम करने जाने हैं, सिर्फ पढ़ करके ही हम करेंगे कि परामर्श लेकर के करेंगे कि साक्षात्कार लेंगे, प्रश्नावली जो है तैयार करवाएंगे, सर्वे करेंगे। तो ये अलग अलग जो है विधियां हुई और इन सभी विधियों का समन्वित रूप जो है पद्धति है। मेथड इंडिविजुअल हुआ और पद्धति सबका जो है एकीकृत रूप हुआ। अब उसके बाद जो है क्या क्या करूंगा,
अब इस अवधि में यानी कि हाइपोथेसिस में इसको रखते हैं क्या क्या करूंगा। तो क्या क्या करूंगा, तो जो है टॉपिक जो दिए हुए हैं, जो चैप्टर में जो है बनाए हैं, उसमें उसके अंतर्गत आप जो है क्या क्या करेंगे इस पर विचार देते हैं, और फिर जो है उसमें उसका निष्कर्ष भी जो है दे देते हैं हाइपोथेसिस के अंतर्गत ही। तो इसमें क्या कि अब देखिए उस समय जो है खिचड़ी की जो है मैं बात किया, तो ये हाइपोथेसिस में वो सब जो है आ गया। अब इसी हाइपोथेसिस के आधार पर हम जो है क्या करते हैं, अब सिनॉप्सिस जो है बनाते हैं। सिनॉप्सिस यहां पर जो है आगे हो गया, तो यह सिनॉप्सिस उसी में होता है। अभी उद्देश्य जो है देख लें। तीसरा जो है बिंदु होता है उद्देश्य, यानी कि आपका उद्देश्य क्या है। तो अंग्रेजी में उसको जो है कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, टारगेट और गोल ऑफ स्टडीज। मूल रूप से सबका यही हुआ कि जो है आपका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इससे क्या फायदे होने वाले हैं, यही। तो प्रारूप जब प्रस्ताव जब बनाने लगेंगे तो स्वाभाविक है कि जो है दो ही काम करना है रिसर्च में, या तो नया खोजते हैं, या जो पहले से प्रचलन में है मगर उस पर लोगों को जो है अब अविश्वास उत्पन्न होने लगा है, उसमें उसको लेकर के कुछ संदेह है, तो उन संदेहों का जो है निवारण करते हैं, और अगर उसमें जो है त्रुटिपूर्ण अगर होता है तो उसको जो है किनारे कर देते हैं। मूल जो है और जो सही रूप में है उसको हम स्थापित कर देते हैं, और अगर सिर्फ मिथ्या अगर वह है, यानी कि जानकारी नहीं होने के कारण लोग उसके प्रति शंकालु हैं, तो उनकी शंकाओं को दूर करके उसे हम लोग संपुष्ट करते हैं, शोधन करते हैं। तो शोधन भी करते थे, और क्या करते हैं, पुंखानुपुंख अध्ययन। पुंखानुपुंख अध्ययन का मतलब क्या हुआ कि जैसे पंख होता है तो एक एक जो है हटा हटा कर गिनते हैं, जैसे कि गुलाब की जो है का फूल लेते हैं तो एक एक पंखुड़ी, यानी कि अध्ययन करने में एक एक पंखुड़ी को जो है खेल खेल में ऐसे जो है करते हैं ना, तोड़ते जाते हैं, इधर उधर ध्यान रहता है तो तोड़ते जाते हैं। तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि पुंखानुपुंख अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो हमें बताना है कि हमारा जो है टॉपिक चूंकि मौलिक होगा। क्यों होगा कि पहले जो अध्ययन हुआ था वह जो है लमसम हुआ था, मगर हम यहाँ पर जो है हम यहाँ पर जो रिसर्च करेंगे उसमें क्या करेंगे, पुंखानुपुंख, यानी कि उसका जो है अच्छी तरह से तोड़ तोड़ करके, परख परख करके, उसका विश्लेषण करके हम नया तथ्य खोजने का प्रयास करेंगे। तो पुंखानुपुंख अध्ययन हम करेंगे। उसके इसका फायदा क्या होगा कि इससे जो है लोगों को जो है नई दृष्टि मिलेगी, विजन प्राप्त होगा, और इससे समाज को क्या क्या लाभ होगा। तो समाज को क्या लाभ होगा, तो नई जानकारी से समाज जो है लैस होगा, और अगर अन्य विषय में है, इतिहास में है, तो हम अपने अतीत से जान सकेंगे, और उसके आधार पर हम भविष्य की योजना बना सकेंगे। और समाजशास्त्र में कि हमारा समाज जो है भाई अध्ययन करेंगे तो हमारा समाज ऐसा है, अगर ऐसे ही रहेंगे तो क्या होगा, और जो है सुधार अपने में कर लेते हैं तो क्या होगा, यह जो है समाज को बताता और सिखाता है। उसके बाद उसी के आधार पर नई नीतियां बनेगी। तो इस प्रकार उद्देश्य को इस तरीके से दो दो चार चार लाइन, यानी कि हर बिंदु पर जो हम विचार कर लेंगे तो वह एक जो है आदर्श प्रस्ताव का एक सशक्त हिस्सा बन सकेगा। उसके बाद आ जाते हैं चौथा चीज है शोध प्रारूप या रूपरेखा। तो अभी तो हम लोग जो है देख लिए कि हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव्स, इन दोनों का जो है जिस्ट आ जाएगा सिनॉप्सिस में। इस पर मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा, अभी संक्षेप में ही हम लोग इस पर विचार कर लेते हैं। तो शोध प्रारूप या रूपरेखा, इसको अंग्रेजी में सिनॉप्सिस, रिसर्च डिजाइन, रिसर्च फॉर्मेट, रिसर्च आउटले और रिसर्च आउटलुक या टेंटेटिव आउटलाइन, इसको इतने जो है नाम है। तो ये बताया कि जो है हाइपोथेसिस क्या है, कड़ाह का खिचड़ी है, और सिनॉप्सिस क्या है, तो उसमें से निकाल करके दिया गया एक थाली खिचड़ी है। तो इसमें के जो है तीन भाग में इसको जो है बांट सकते हैं। प्रारूप को तीन भाग में, अभी शॉर्ट में ही बता रहा हूं, तीन भाग में। क में पहला जो है एक, यानी कि ई वाला जो है आ जाएगा क में, यानी कि पूर्ववाक या प्राक कथन या भूमिका या इंट्रोडक्शन। अब उसके बाद जो है ख में क्या करेंगे, तो ख में जो हाइपोथेसिस है बनाए हैं, हाइपोथेसिस जो आपकी तैयार हुई है,
तो उस हाइपोथेसिस में कितने अध्याय होंगे, यानी कि इस पर आपने विचार किया है कि विषय का चयन किया, उसके बाद आपने विचार किया और विचार करने के बाद उसको चरणबद्ध ढंग से निष्पन्न करने के लिए, संपादित करने के लिए आपने क्या किया कि उसका अध्यायीकरण किया। तो उन अध्यायों का उल्लेख करना है, उसके बारे में विस्तार से लिखना नहीं है और फिर उसके बाद उसका निष्कर्ष दे देना है। तो निष्कर्ष को कोई कोई जो है चैप्टर के अंतर्गत नहीं रखते हैं, वरन इसको एक अलग ही अलग स्थान देते हैं, अलग चैप्टर बना देते हैं या अलग खंड में इसको स्थान देते हैं। तो अगर निष्कर्ष को अलग रखेंगे तो ये ग हो जाएगा और एक साथ जो है संपृक्त कर दें, मिला दें, तो अध्यायीकरण के साथ ये निष्कर्ष भी आ जाएगा। और उसके बाद जो है ग वाला खंड जो है उसको परिशिष्ट कहते हैं। परिशिष्ट यानी कि रेफरेंस, तो उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। अब शोध प्रविधि एवं शोध पद्धति, तो बताया कि जो है इस पर मैं वीडियो दे दिया हूँ और जो है बता दे संक्षेप में जो है हम लोग यहाँ पर जो विचार करेंगे। और पूरे रिसर्च को समझने के लिए एक उदाहरण से भी हम लोग जो है समझ सकते हैं। चले वो उदाहरण जो है मैं अभी बाद में देता हूँ। तो अध्ययन आपका जो है क्या करेंगे, मेथड या मेथोडोलॉजी क्या अपनाएंगे, तो इसको जो है दो खंड में जो है बांट सकते हैं। एक को कहेंगे, एक में जो है होगा वो स्वाध्याय होगा, यानी कि स्वयं अध्ययन करेंगे, और दूसरा खंड क्या होगा, उसमें दूसरे की जो है मदद लेंगे, स्वाध्याय और सहयोग। तो स्वाध्याय में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। किसका क्या क्या अध्ययन करेंगे, तो उसको जो है दो वर्ग में बांटा गया है। एक को कहेंगे प्राइमरी और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी। यहां भी जो है आएगा, प्राइमरी डाटा कलेक्ट करेंगे यानी कि जो है मौलिक ग्रंथों को पढ़ेंगे, और दूसरा सेकेंडरी यानी कि उस विषय से संबंधित जो रचनाएं हैं, जिस पर जो कोई लेख है, कोई पत्र पत्रिका है, उस पर हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। तो वह स्वाध्याय के अंतर्गत वह सेकेंडरी जो है डाटा होगा। और उसके बाद जो है सहयोग के लेंगे, तो पूछताछ करेंगे अपने सीनियर से, मित्र से, गुरुजी से, या उस विषय के विशेषज्ञ से जो है पूछताछ करेंगे, उनसे परामर्श करेंगे, डिस्कस करेंगे, और उनका जो है साक्षात्कार लेंगे और उनसे प्रश्नावली भी बनाएंगे, और जरूरत पड़ी तो समाज के बीच जा करके सर्वे भी करेंगे। तो ये हो गया प्रश्नावली और सर्वे। अब उसके बाद जो है छठा जो होता है उपसंहार और निष्कर्ष। अभी बताया कि ये उपसंहार और निष्कर्ष अगर चाहे तो अध्याय के, यानी कि जो मध्य भाग है, जिसको मुख्य भाग भी कहते हैं, मध्य भाग, मुख्य भाग, यह प्रारंभिक हुआ, और यह अंतिम जो हिस्सा है जो ग और घ, तो इसको समापन कह सकते हैं, या समापन या पूर्णता। तो अलग अलग रखेंगे तो मुख्य में आ जाएगा, और नहीं तो इसको अलग अगर रखेंगे तो एक अलग अध्याय बनेगा। और उसमें निष्कर्ष, और निष्कर्ष यानी कि सबका जो है निष्कर्ष, यानी कि इतने 5 अध्याय, 7 अध्याय, 10 अध्याय, अधिकतम जो है सामान्यतः 4-5 अध्याय से 10 अध्याय तक एक आदर्श सिनॉप्सिस होता है। तो उसका जो है आपने जो है प्रत्येक अध्याय के निष्कर्ष को मिला करके एक अंतिम में जो है पूर्णता में समग्र अध्ययन का जिस्ट निकाल करके इस निष्कर्ष के अंतर्गत स्थापित करते हैं, नियोजित करते हैं। और निष्कर्ष लिखने के बाद उपलब्धियों पर भी जो है विचार करना चाहिए, यानी कि आपने क्या पाया, यानी कि फाइंडिंग आपकी क्या हुई। यानी कि रिसर्च यानी कि 300, 400, 150 पेज लिख तो गए, मगर उसमें आपने पाया क्या, उसका जो है उल्लेख करना चाहिए। और पाया ही नहीं, आपने कुछ छोड़ा भी है क्या, यानी कि समय की सीमा है, और जो है समय की सीमा के साथ साथ साधन वगैरह की भी जो है कमी वगैरह जो है पड़ सकती है।
तो उस स्थिति में या बहुत विस्तारित हो सकता है विषय, उस पर जो है लगता है कि अभी और जो है शोध की जो है आवश्यकता है, जो कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो उसका भी आपको उल्लेख कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके रिसर्च की जो है विश्वसनीयता बहाल होती है और साथ ही उसे प्रामाणिकता का एक तरह से कहिए कि जो है विद्वत समाज प्रमाण पत्र दे देता है कि नहीं, यह जो है काम हुआ है, मौलिक हुआ है और इसने अपनी कमी को भी उजागर कर दिया है, और वही कमी आपके अनुजों के लिए यानी कि आगे चल करके जो रिसर्च करने वाले हैं उनके मदद में वह सहायक होगा, या वही बिंदु आपका उठा लेंगे और आप भी अमर हो जाइएगा। क्योंकि जब वो लिखने लगेंगे थीसिस, तो उसमें आपका जो है जिक्र करेंगे कि उनकी रचना में यह उन्होंने इस विषय पर तो कार्य किया है मगर उसमें ये कमी रह गई है, तो उस कमी को आप जो है दिखा देंगे। फिर उसके बाद घ जो होता है अंतिम हिस्सा, उसको परिशिष्ट कहते हैं। परिशिष्ट जिसको रिफरेंसेज, अंग्रेजी में रिफरेंसेज भी कहते हैं। और उसमें क्या करते हैं कि इस ग्रंथ यानी कि प्रबंध के रूप में लाने में किन किन स्रोत सामग्रियों का, संसाधनों का आपने उपयोग किया है, ईमानदारी पूर्वक उसका जो है उल्लेख करना चाहिए। उससे आपके सिनॉप्सिस की, प्रारूप की और अंतिम में जो है प्रबंध की विश्वसनीयता बहाल होती है। और एक बात यहां पर मैं बता दूं कि पीएचडी करने में, पीएचडी एक तरह से उसको ऐसे समझ लेते हैं, उदाहरण थोड़ा जो है हंसने वाला उदाहरण हो सकता है कि पीएचडी करने का मतलब हुआ अगर जो है आप ईमानदार हैं, ईमानदारी से अगर आप पीएचडी कर रहे हैं और जो है बहुत अच्छा पीएचडी कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि जो है आप बहुत बड़े डकैत हैं। यानी कि डकैत क्या करता है, डंके की चोट पर कि इस तारीख को आ रहे हैं, इतने बजे आ रहे हैं, लूट करके ले जाएंगे। तो और चोर क्या करता है, चुपके से जो है सिंध मार करके, दीवार फान करके जो है चोरी कर लेता है, छोटा मोटा। तो रिसर्च, जो अच्छा रिसर्च स्कॉलर होगा या जो विद्वान रिसर्च स्कॉलर होगा, जो वास्तव में जो है रिसर्च जो है कर रहा है, सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, रिसर्च करने के लिए रिसर्च कर रहा है, वह जो है क्या होगा, सबसे बड़ा डकैत होगा। क्योंकि वह अधिक घरों में जो है डाका डालेगा और जो है डंके की चोट पर कहेगा कि मैंने यह तथ्य, इतिहास वाला कहेगा कि आर.एस. शर्मा से लिया हूं, रोमिला थापर से लिया हूं, काली किंकर दत्त से लिया हूं, हिंदी वाला कहेगा कि नागेंद्र से लिया हूं, हजारी प्रसाद द्विवेदी से, रामचंद्र शुक्ल से जो है लिया हूं, और लेकर के जो है छाप देगा। और चोर क्या करेगा, उसको जो है चुपके से ले लेगा और उसमें चपका देगा। उसको जो है शुद्ध की भाषा में सीजर्स एंड पेस्ट कहते हैं, यानी कि कैंची से काटा और गोंद से चिपका दिया। और वैसे ही जो है ये रिसर्च जो है अगर चिपकाने वाला, कट पेस्ट वाला, तो वह जो है प्लेगरिज्म के अंतर्गत आ जाएगा। और उस स्थिति में आपकी थीसिस तो जो है रिजेक्ट हो ही जाएगी। जो आपके गाइड हैं वे भी प्रतिबंधित हो सकते हैं। तो जो भी आप संदर्भ ग्रंथ, उसमें जो है पर्याप्त संदर्भ ग्रंथों का उल्लेख कीजिए, और जहां से वो संदर्भ ले रहे हैं, रिसर्च के जो है जो मुख्य विषय है, मुख्य अध्याय हैं, उन अध्यायों में लेने के बाद उसका पूरी स्पष्टता के साथ उल्लेख कर दीजिए। तो आप प्लेगरिज्म में भी नहीं फंसेंगे और साथ ही अच्छे रिसर्चर और नया देने का जो है प्रयास करने वाले विद्वान आप सिद्ध होंगे। तो संदर्भ ग्रंथों में बताया कि इस पर आगे भी विचार करेंगे हम लोग, एक वीडियो अलग से भी बनाऊंगा। प्राथमिक और प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा जो कि अध्ययन से हमें प्राप्त होगा, जो यहाँ पर अध्ययन स्वाध्याय वाला है। उसके बाद जो है डिक्शनरी लेनी ही होती है, हर विषय की जो है अपनी अपनी जो है डिक्शनरी है। समाज अध्ययन की भी डिक्शनरी है, समाज शास्त्र की भी डिक्शनरी है, मनोविज्ञान की, हिंदी की, विज्ञान एवं तकनीकी की, सभी विषयों की और समकायों की जो है डिक्शनरी है, तो उसका सहयोग लेना होता है। उसके बाद उससे रिलेटेड जो पत्र पत्रिकाएं हैं, हर एक के लिए अलग अलग जो है पत्रिकाएं भी हैं। तो अगर मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाएगा तो संबंधित पत्र पत्रिकाओं को लेते हैं। उसके बाद जो है साक्षात्कार लेते हैं, प्रश्नावली तैयार करवाते हैं, भरवाते हैं। और आज जो है अंतर्जाल, यानी कि जहाँ कहीं कुछ नहीं मिलता है तो अंतर्जाल यानी कि इंटरनेट, हिंदी अंतर्जाल होता है, इंटरनेट की जो है शरण
लेंगे उसका भी जो है उल्लेख करना चाहिए। और कैसे जो है करेंगे इस पर भी जो है मैं आगे एक जो है वीडियो में बताऊंगा कि फुटनोट या संदर्भ ग्रंथ सूची कैसे तैयार करेंगे। तो मूल रूप से ये होगा प्रारूप का शोध प्रस्ताव का रूप। अब इसके साथ साथ ये तो जो प्रस्ताव बन गया, सामान्यतः 1500 शब्द से 2500 शब्द के बीच एक आदर्श प्रस्ताव तैयार हो सकता है। अब उस आदर्श प्रस्ताव को ऐसे ही पन्ने में चिपका करके स्टिच करके नहीं दे देना चाहिए, परंतु उसको आकर्षक बनाना चाहिए और आकर्षक और प्रेजेंटेबल बनाना चाहिए। तो प्रेजेंटेबल बनाने के लिए क्या करेंगे कि उसका कवर बनाएंगे। सब जो है तैयार करने के बाद इन 7 बिंदुओं पर विचार करने के बाद उसका जो है कवर बनाएंगे। उस कवर पर जो है क्या करना होता है, तो सबसे पहले तो जो आपका टॉपिक है मोटे बोल्ड अक्षरों में और अट्रैक्टिव फॉन्ट में टाइटल लिखते हैं। और फिर जिस यूनिवर्सिटी से आप जो है संबद्ध हैं या जिस यूनिवर्सिटी में आप जो है पीएचडी करने वाले हैं उस यूनिवर्सिटी का जो है उस यूनिवर्सिटी का मोनोग्राम, पहले टाइटल उसके बाद यूनिवर्सिटी का मोनोग्राम या लोगो मोनोग्राम डालेंगे। फिर उसके बाद क्या डालेंगे कि किस जो है संकाय से, समाज शास्त्र से, सोशल साइंस से आप कर रहे हैं कि ह्यूमैनिटी से कर रहे हैं कि नेचुरल साइंस से कर रहे हैं कि आईटी से कर रहे हैं, उसका जो है उल्लेख किया जाता है, फैकल्टी। और अब उसके बाद जो है एक किस चीज़ के लिए जो है किस विषय में कर रहे हैं। अब ह्यूमैनिटीज में ही 8-10 विषय हैं, सोशल साइंस में ढेर सारे विषय हैं, तो उसमें से फिजिक्स में समाज अध्ययन में कर रहे हैं, मनोविज्ञान में कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं, उर्दू में कर रहे हैं, तो उसका जो है वो विषय भी जो है दे देना है। जैसे मान लीजिए कि मैं हिंदी का हूँ तो हिंदी में फैकल्टी जो है ह्यूमैनिटीज में है, ह्यूमैनिटी, और सब्जेक्ट क्या है हिंदी सब्जेक्ट में कर रहा हूँ, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब किस चीज़ के लिए, किसके लिए कर रहे हैं, एमआरपी कर रहे हैं, माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट या मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट या पोस्ट डॉक्टोरल सर्टिफिकेट के लिए जो है भी रिसर्च करते हैं, तो अब किस मकसद से कर रहे हैं। तो पीएचडी के लिए तो अभी एमए करने वाले लोग जो है लिखेंगे पीएचडी शोधोपाधि हेतु, पीएचडी की शोधोपाधि हेतु। उसके बाद ईयर का जो है ईयर लिखेंगे कि किस साल में आप जो है काम कर रहे हैं, ईयर यानी कि जब तो सत्र को जो है आप डाल देंगे तो ईयर लिख देंगे 2024-25 जब मैंने शुरू करेंगे ईयर डाल देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि अपना नाम और अपने गाइड का नाम, जो गाइड होने वाले हैं उनका नाम पूरा पत्ता के साथ, पूरे पत्ते के साथ उल्लेख कर देते हैं। अब उसमें बाएं गाइड का नाम होगा कि दाहिने गाइड का नाम होगा, इस संबंध में कोई जो है खूटा ठोक निर्णय नहीं आ पाया है। और चूंकि दो अपने यहाँ जो है सिस्टम जो है चल रहा है, एक जो है ब्रिटिश लिंगुआ के अनुसार और दूसरा अमेरिकन लिंगुआ के अनुसार। तो अमेरिकन लिंगुआ के अनुसार जो बड़े हैं उनको जो है बाएं रखेंगे और जो छोटे यानी कि बड़े यानी कि गाइड को जो है बाएं और रिसर्च स्कॉलर को दाहिने स्थान देंगे। अगर ब्रिटिश लिंगुआ रहेगा तो रिसर्च स्कॉलर हो जाएंगे बाएं और गाइड हो जाएंगे दाएं। मूल रूप से यही रिसर्च का प्रारूप हुआ। अगर जो है इसको एक उदाहरण से समझना चाहें तो रिसर्च जो है क्या है, एक उदाहरण से भी हम लोग जो है समझ सकते हैं। घर वाला उदाहरण, वो चूंकि लंबा हो रहा है, कल। बहुत बहुत धन्यवाद।